हेलो। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। फ्लूइड काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने कंप्लीट किया था स्ट्रीम लाइन क्या होता है, स्ट्रीक लाइन क्या होता है एंड पाथ लाइन क्या होता है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बात करने वाले हैं हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले स्लाइड में और स्लाइड में देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, यही हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या है, ये जो होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड होता है। दैट मीन्स हमारा मास जो है पूरे सिस्टम में क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? मास फ्लो रेट हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मास फ्लो रेट कांस्टेंट होगा इन द सेंस हम लोग क्या बोल रहे हैं, मास पर यूनिट टाइम हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम लोग, इसी को मैथमेटिकल टर्म में लिखे हैं, मास फ्लो रेट को एम के ऊपर ऐसे। ठीक है, इसी को मास फ्लो रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है? यही बोल रहा है हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये जो हम m के पावर ये डॉट दिए हैं, इसका मतलब होता है मास पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं। तो मास फ्लो रेट को ही हम लोग क्या कहते हैं यहाँ की, इसमें कंटिन्यूटी क्वेश्चन में मास फ्लो रेट हमारा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। कौन? हमारा मास फ्लो रेट वाला, क्योंकि ये जो है ITI, एक मिनट, ITI वाइस प्रिंसिपल वाले एग्जाम में पूछा गया है। ITI वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में क्या किया गया? पूछा गया ये क्वेश्चन कि मास फ्लो रेट कंटिन्यूटी क्वेश्चन किस पे आधारित है, किस पे बेस्ड है? ऑप्शन था मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को आपको क्या करना है? याद रखना है। साथ ही साथ इस पॉइंट को भी याद रखना है कि हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पर। अब देखिए ये बोल रहा है मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, तो इससे एक हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे। इससे क्या करेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे। देखते हैं अभी हम लोग कंक्लूजन। आप बताइए, मास फ्लो रेट कांस्टेंट बोला है, यानी कि m के पावर जो डॉट है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? मास डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। बोलिए, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये आप जानते होंगे। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आप इसको मास को लिखिए इन दोनों के टर्म में, तो मास बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस मास को हम लोग लिख सकते हैं, मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को टी से। क्लियर? इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब यहाँ से आप डिस्चार्ज बराबर क्या जानते हैं? वॉल्यूम अपॉन टाइम और वेलोसिटी इनटू एरिया। यही होता है इसका फॉर्मूला। वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी इनटू एरिया, दोनों फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम अपॉन टाइम, इसको आप क्या लिख सकते हैं? डिस्चार्ज लिख सकते हैं। वॉल्यूम अपॉन टाइम को आप क्या लिख सकते हैं? डिस्चार्ज लिख सकते हैं, क्यू। और इसी क्यू को आप नहीं लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू एरिया। तो यहाँ से वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? इसको डिस्चार्ज बोलें, इसको वेलोसिटी इनटू एरिया, तो रो गुना ए गुना वी इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। यहाँ पे भी जो था ये हमारा क्या था? वॉल्यूम। और यहाँ जो भी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी। क्लियर हो गया? अब आप इसको क्या कीजिएगा? अब आप इसको, एक मिनट, अब आप इसको क्या कीजिएगा?
ठीक है। देखिए रो इंटू भी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट हो गया। रो इंटू भी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। तो यहाँ से जब कांस्टेंट हो गया तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, फ्लूइड को इनकॉम्प्रेसिबल मान ले। अगर हम ये जो हमारा रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी आया है कांस्टेंट, अगर इसी में हम लोग, ये तो हो गया स्टैंडर्ड रिजल्ट एक किसका, कंटिन्यूटी इक्वेशन का, रो ए बी इज इक्वल टू कांस्टेंट। लेकिन अगर हम लोग जिस फ्लूइड का कंटिन्यूटी, यानी कि कंटिन्यूटी इक्वेशन देखने के लिए जो हम लोग एक पाइप सिस्टम अभी हम बनाएंगे, उस पाइप सिस्टम में हम क्या करते हैं, फ्लूइड को फ्लो करते हैं। तो उस फ्लूइड का यदि डेंसिटी हमारा कांस्टेंट हो, यानी कि डेंसिटी हमारा, फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट बोल रहा है, यानी कि फ्लूइड को हम लोग कैसा मान रहे हैं, इनकॉम्प्रेसिबल मान रहे हैं, तभी तो हम लोग डेंसिटी इसका कांस्टेंट मानेंगे। फ्लूइड को इनकॉम्प्रेसिबल मानेंगे तभी हम लोग बोलेंगे कि हमारा फ्लूइड का डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हम लोग क्या मान लिए, आगे मान लिए, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट, that is fluid is इनकॉम्प्रेसिबल मानेंगे। अगर हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हमारा कांस्टेंट है, दैट इज फ्लूइड इज इनकॉम्प्रेसिबल। तो हम लोग यहाँ से जब डेंसिटी को कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इस साइड लाएं, तो ए भी अब हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ये ए भी अब हमारा क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या निकला, ए गुना बी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये भी एक हमारा क्या आया, रिजल्ट आया, ये भी एक हमारा रिजल्ट आया। क्लियर, ठीक है। अब देखिए क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात की, ये दोनों पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट से वर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट आप याद रखिए, रो ए भी कांस्टेंट होता है इसमें, और अगर हमारा फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल रहेगा तो यहां से डेंसिटी कांस्टेंट, यानी कि ए इंटू भी इज इक्वल टू क्या हमारा, कांस्टेंट। बोलिए, ये आपका क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है किस पे बेस्ड है, मास फ्लो रेट, इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पे बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे की ओर चलते हैं और पाइप सिस्टम को देखते हैं, इसमें कैसे कैसे फ्लूइड फ्लो करता है। पहला देखिए, फ्लूइड हमारा क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है। दूसरा बोल रहे फ्लूइड इस डायरेक्शन से आ रहा है, दोनों फ्लूइड इस डायरेक्शन से, इस यानी कि इस पाइप से क्या आ रहा है, पाइप नंबर 1 1 2 2 और 3 3 से पास कर रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है एक फ्लूइड इससे पास कर रहा है। मान लीजिए कि अगर अलग अलग फ्लूइड बोल दिया तो इसमें आपको रो 1 कंसिडर करना पड़ेगा, इसमें आपको रो 2, और दोनों को मिक्स होने के बाद हमारा क्या, रो 3 फ्लूइड, ठीक है। अब इस वाले पाइप का एरिया जो है, इस वाले का पाइप का एरिया है आपका A1, और इससे जो हमारा फ्लूइड पास कर रहा है इसका वेलोसिटी है हमारा V1। उसी तरीके से जैसा इस पाइप में था, इससे अलग पाइप क्या है, ये अलग पाइप है, दूसरा पाइप है, तो इसका एरिया जो है, अब इस वाले पाइप का एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब दोनों फ्लूइड जब एक पाइप में आता है, दोनों फ्लूइड जब एक पाइप में आता है, तो उस फ्लूइड के पाइप का एरिया जो है A3 है, इसका वेलोसिटी यानी कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो V3 वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो करेगा, और दोनों फ्लूइड मिलने के बाद यानी कि एक का डेंसिटी रो 1, दूसरे फ्लूइड का डेंसिटी रो 2, और दोनों मिक्स हो जाएगा तो डेंसिटी क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। दैट मीन्स इसका डेंसिटी हम लोग बोल दिए रो 3, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे रो 3 डेंसिटी बोले। अब अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं यहाँ कि मास फ्लो रेट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि इस वाले पाइप से जो मास फ्लो रेट है और इस वाले पाइप का जो मास फ्लो रेट है, इन दोनों यानी कि पाइप नंबर 1 और पाइप नंबर 2
दोनों को मिला के जो मास फ्लो रेट बनेगा वो पाइप नंबर 3 के मास फ्लो रेट के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिखे हैं मास फ्लो रेट 1 का, मास फ्लो रेट 2 का इज इक्वल टू मास फ्लो रेट 3 का। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते, इरेज कर देते ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो और देखने में प्रॉब्लम ना हो कि किधर किधर क्या लिए थे। यहाँ पे रो 2 था, यहाँ पे रो 1 है और यहाँ पे रो 3। अब देखिए M1 बोल रहे हैं, तो अभी हम निकाले थे जस्ट पीछे, क्या निकाले थे, एम डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिए थे। जब इसका ड्राइव कर रहे थे, इसको इस एक्सप्रेशन को आगे एक्सपेंड कर रहे थे, तो हमारा क्या आया था, रो ए इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये वॉल्यूम नहीं है, ये वेलोसिटी है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, रो 1 A1 V1 प्लस रो 2 A2 V2 इज इक्वल टू रो 3 A3 और V3। ये क्लियर हो गया होगा, रो 3 A3 V3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, अगर हम लोग ये जो डेंसिटी लिए हैं, मान लीजिए सेम टाइप का फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जब सेम टाइप का फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, सेम ही होगा ना डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी को अगर कांस्टेंट मान लेंगे, यानी कि अगर यहाँ रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो 3 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इससे रो इज इक्वल टू, मान लीजिए कि ये रो है हमारा, तो यहाँ से रो कॉमन लीजिएगा, तो A1 V1 प्लस A2 V2 बराबर रो इंटू A3 V3। बताइए, ये रो और ये रो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो बनेगा A1 V1 प्लस A2 V2 बराबर A3 V3 बनेगा। ये हमारा क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को का मतलब कह सकते हैं कि उसी का एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किए हैं और अच्छे से इसको। ठीक है, एक इक्वेशन के फॉर्म में कि अगर ऐसा पाइप सिस्टम दे दिया जाए तो आप कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें कैसे लगाइएगा। ठीक है, उसी का ये कंक्लूजन है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। ये था हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं और अभी इसमें देखते हैं जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये तो आ गया आपका कि मास फ्लो रेट को कांस्टेंट लिए तो आपका क्या आया, रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी आया, और वो हमारा क्या था, कांस्टेंट था। जब हम फ्लूइड को इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड लिए तो उसमें हम लोग डेंसिटी को कांस्टेंट माने, तो हमारा एरिया इंटू वेलोसिटी अब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। उसी तरीके से अब हम लोग जब कंटिन्यूटी इक्वेशन को देख लिए तो अब हम आते हैं जनरल फॉर्म क्या है, यानी जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारा क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसमें क्या किया, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन में एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया। ये क्या है, हमारा फ्लूइड एलिमेंट है। फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किया और उसमें जो है उसको क्या किया, कोऑर्डिनेट पे रख दिया, कोऑर्डिनेट पे रख दिया और उसमें बता दिया कि ये जो है इधर जो है वेलोसिटी u है, इधर x डायरेक्शन में x का वेलोसिटी कंपोनेंट, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हुआ था, हम एक दिन याद कीजिए पिछले क्लास में जब एक्सेलरेशन वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे कि हमारा जो है अलग अलग केस लिए थे एक्सेलरेशन का, डो p डिवाइडेड बाय डो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो इंटू ए एक्स, ऐसे करके फॉर्मूला बताए थे। तो उसके केस में हम बताए थे कि वेलोसिटी कंपोनेंट होता है x डायरेक्शन में u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होता है v और z डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट होता है w। इतना चीज हम बताए थे। तो उसी तरीके से इसमें क्या होगा, x डायरेक्शन में ये जो x है हमारा, ये हमारा x है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट u और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट v है ये। ठीक है, और अंदर की ओर बोलिए या बाहर की ओर, जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट W। इस तरीके से मैंने इसको बताया था। अब क्या करना है, पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में देखेंगे कि कितना हमारा मास फ्लो रेट इंटर कर रहा है, मतलब अंदर की ओर जा रहा है। ठीक है, और कितना मास फ्लो रेट एग्जिट हो रहा है। ठीक है, इसको पहले हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखिए
अब इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा, कितना मास फ्लो रेट एंट्री कर रहा है और कितना मास फ्लो रेट एग्जिट कर रहा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये फ्लूइड एलिमेंट है, तो इतना तक वाला डिस्टेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है। और ये ऊपर वाला डिस्टेंस हमारा वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई। और ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है यानी कि इस पॉइंट से जेड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारा डी जेड। क्लियर है यहाँ तक? आपको ध्यान रहेगा डी एक्स हमारा ये है, डी वाई हमारा ये है और डी जेड हमारा ये है, डी जेड हमारा ये है। क्लियर? क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसको भी हम डिनोट कर देते हैं डी जेड। देखिए अब मास कितना इंटर हो रहा है, मास फ्लो रेट कितना इंटर हो रहा है। हम लोग जानते हैं मास फ्लो रेट बराबर होता है रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब देखिए ये किस डायरेक्शन में पहले देख रहा है, एक्स डायरेक्शन में देख रहा है कि मास फ्लो रेट कितना एक्स डायरेक्शन में इंटर हुआ और कितना एग्जिट कर रहा है। तो मास फ्लो रेट हम लोग जानते हैं कि रो इंटू ए इंटू वेलोसिटी होता है। तो अब आप क्या कीजिएगा, इधर से एंट्री में देखिए कि कितना मास फ्लो रेट टोटल हो रहा है, तो बताइए रो एरिया। अब देखिए ये इधर से एंट्री कर रहा है, इधर से, तो कौन से एरिया में एंट्री कर रहा है भाई बताइए। ये डी वाई है तो ये भी डी वाई है, ये डी जेड है तो ये भी डी जेड है। तो एरिया हमारा क्या हो गया, डी वाई गुना डी जेड हो गया। बोलिए हाँ या ना। अब किस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट को हम लोग किससे लिखेंगे, यू से लिखेंगे। तो यही हो गया आपका कितना मास फ्लो रेट इंटर किया किसमें, हमारा एक्स डायरेक्शन में, कितना एंट्री लिया एक्स डायरेक्शन में। अब कितना एग्जिट कर रहा है, कितना इससे बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो उसको हम लोग जानने के लिए ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट, यही चीज जो है आपका ये बन गया क्या, यही चीज आपका ये बन गया क्या। इसीलिए हम लोग लिखे हैं मास हमारा क्या एंट्री कितना हो रहा है, मास फ्लो रेट। अब हम लोग देखेंगे मास फ्लो रेट एग्जिट कितना हो रहा है। ठीक है, मास फ्लो रेट एग्जिट कितना हुआ। तो अब देखिए मास फ्लो रेट यहां से एम डॉट ई, हम क्या बोलेंगे, एम आई इंटर किया प्लस कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, डेल ऑफ एम आई ट्रेवल किए इंटू डेल एक्स गुना डी एक्स, यही लिखेंगे। अब इस जगह पे आप क्या कीजिएगा, इसी एम आई का वैल्यू को क्या कीजिएगा, पुट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, एम आई का डिफ्रेंसिएशन करना है। एम आई मास फ्लो रेट एंट्री वाला का किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा। तो हमारा जो एक्स डायरेक्शन में जो एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन होगा इस कंट्रोल वॉल्यूम में, ये हमारा क्या है पैक्ड है चारों साइड से, तो इस कंट्रोल वॉल्यूम में कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है हमारा, वो है हमारा एक्स डायरेक्शन में कितना एक्यूमुलेशन होगा, तो ये इतना एक्यूमुलेशन होगा, कितना, माइनस ऑफ रो इंटू माइनस ऑफ डेल डेल इंटू रो यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स इंटू डी भी। और ये जो हमारा डी भी है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, भी हमारा वॉल्यूम है। यहाँ यहाँ क्या है हमारा, यहाँ जो डी भी है हमारा वो क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम है। अभी दिखा रहा है आपको, ये जो आपका डी भी बन रहा है ना वॉल्यूम है, यहाँ माइनस आ रहा है रो ऑफ डो रो यू अपॉन डो एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल रहे हैं, टोटल एक्यूमुलेशन कितना हो रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ क्या बोल रहे हैं, टोटल एक्यूमुलेशन का मतलब क्या, कितना मास फ्लो रेट एंट्री किया माइनस कितना मास फ्लो रेट एग्जिट किया। तो जितना एंट्री, देखिए मास फ्लो रेट इधर से एंट्री कर रहा है इधर से एग्जिट कर रहा है, तो कितना एक्यूमुलेशन हुआ, कितना जमा हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ इसमें। तो आप क्या बोल दीजिएगा कि भाई जितना एंट्री हुआ है उसी में माइनस कर दीजिए जितना एग्जिट हुआ है, तो नहीं निकल जाएगा एक्यूमुलेशन। उसी तरीके से एक्स डायरेक्शन में अभी हम एंट्री ले रहे थे, इसीलिए एक्यूमुलेशन जो निकाले हम लोग एक्स डायरेक्शन में निकाले। अगर हम लोग वाई डायरेक्शन से लेंगे
ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हम एक्स डायरेक्शन से एंट्री करवा रहे थे और एक्यूमुलेशन कैलकुलेट कर रहे थे, उसी तरीके से वाई डायरेक्शन से एंट्री करवाएंगे और एग्जिट करवा के एक्यूमुलेशन चेक करेंगे वाई डायरेक्शन में कैसा होगा। तो जिस तरीके से हम लोग एक्स डायरेक्शन में एक्यूमुलेशन चेक किए हैं, उसी तरीके से सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन से एंट्री कर रहे हैं और उसका एक्यूमुलेशन को चेक कर रहे हैं। तो सेम हमारा क्या आ रहा है, फॉर्मूला उसी तरीके से आएगा, यानी कि उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा एक्स का आया था, यहां पे रो यू था क्योंकि यू डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट यू हो रहा था। अब यहाँ पे वाई डायरेक्शन में बात कर रहे हैं एक्यूमुलेशन का, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट यू के जगह क्या हो जाएगा, हमारा वी हो जाएगा। तो इसीलिए लिखते हैं सिमिलरली, जिस तरीके से हम लोग एक्स डायरेक्शन में निकाले हैं उसी तरीके से वाई डायरेक्शन का भी निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक्स डायरेक्शन में ऐसा निकला और हमारा वाई डायरेक्शन में ऐसा निकला। क्लियर। तो ये है आपका। और यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, ये जो डोबी है हमारा, ये डोबी हमारा जो है ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है। ये डोबी हमारा क्या है, वॉल्यूम है। इतना भी बात आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, ये एग्जिट से ही निकाले, एम आई माइनस एम ई किए, यानी कि एम एंट्री माइनस एम एग्जिट। मास फ्लो रेट एंट्री कितना हुआ, मास फ्लो रेट एग्जिट कितना हुआ, दोनों को जब घटाएं तो एक्स डायरेक्शन में एक्यूमुलेशन निकल गया। सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग क्या किए, वाई डायरेक्शन में एक्यूमुलेशन निकाले। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से हम लोग क्या किए, सिमिलरली हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड डायरेक्शन में भी एक्यूमुलेशन निकाल रहे हैं सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या किए, जेड डायरेक्शन में माइनस ऑफ, अब देखिए वहां भी था वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डब्लू, और ये क्या हो जाएगा डी भी हमारा क्या है, वॉल्यूम है। भी हमारा क्या है, वॉल्यूम है। इतना बात यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ मास इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम, टोटल एक्यूमुलेशन ऑफ मास अब कितना होगा, इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम, पूरे कंट्रोल वॉल्यूम में, यानी कि हम पैक्ड किए हैं तो कंट्रोल वॉल्यूम अंदर बन रहा है, उस कंट्रोल वॉल्यूम में ऑल डायरेक्शन से कितना मास हमारा क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, कितना मास एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल जितना मास एक्यूमुलेट हो रहा था उसको हम लोग इक्वेट कर देते हैं किससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ट्रांसफर इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ट्रांसफर हो रहा है उस इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम में, मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में। ठीक है, तो उसके बराबर किए तो इसको क्या लिखे, इसको लिखे हम लोग ये डेल एम डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, दो एम डिवाइडेड बाय दो टी। तो यहां से बोल सकते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना एक्यूमुलेट हुआ, वाई डायरेक्शन में कितना एक्यूमुलेट हुआ, जेड डायरेक्शन में कितना एक्यूमुलेट हुआ। ठीक है, इस तरीके से करके हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्यूमुलेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए यहां से एक्स डायरेक्शन का पता है आपको, एक्स डायरेक्शन का क्या निकला अब, माइनस ऑफ रो यू डिवाइडेड बाय दो एक्स इंटू दो भी, यही निकला आपका। इस तरीके से निकला ना, तो इस तरीके से करके y का भी निकल गया आपका, z का भी निकल गया, और इसको हम लोग रो इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिख के इक्वेट कर देते हैं दोनों साइड। जैसे इक्वेट करेंगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, आपका बताइए, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन का बताइए। देखिए यही आएगा, रो ऑफ क्या, डेल रो यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल रो भी डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड प्लस डेल रो डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल रो कहाँ से आया, एम को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं ऐसा ना, डिवाइडेड बाय दो टी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दो भी डिवाइडेड बाय दो टी, अलग यहाँ से दो रो डिवाइडेड बाय क्या कर दिए दो टी, और सब में डीवी 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 कॉमन था। ठीक है, उस तरीके से इक्वेट करके हम लोग इसको क्या कर दिए, जीरो के बराबर कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिए, जनरलाइज्ड इक्वेशन लिए। इस तरीके से हम लोग क्या किए, जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मोटा मोटी हम बात बताएं आपको कि कैसे हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन लाते हैं, इसमें कैसे हम लोग जनरलाइज्ड इक्वेशन लाते हैं उसको हम
प्रूफ के तरह से बताएं आपको, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये जनरलाइज्ड इक्वेशन कहाँ से आया है। ठीक है, तो यही था हमारा क्या, जनरलाइज्ड इक्वेशन। अब देखिए इस जनरलाइज्ड, इस मतलब इस टॉपिक में, इस जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन वाले टॉपिक में केवल ये कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। ईएससी में आप ईएससी का एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे आप जनरल एई जेई में जो है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसीलिए आपको ये वाला टर्म याद रखना है। ठीक है, ये वाला टर्म क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या है, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब देखिए, अब हमारा इसी में केस बनता है, इस जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमारे कई सारे केस बनते हैं। जैसे पहला केस आपको देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ अगर फ्लो हमारा स्टडी होगा तो हमारा क्या होगा, अगर हमारा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल यानी फ्लूड अगर हमारा इनकॉम्प्रेसिबल होगा तो हम क्या कंडीशन, मतलब क्या हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला आएगा, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या आएगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए, तो उसके बाद आपको आएगा कि अगर आपके पास कंडीशन नहीं दिया गया हो एग्जाम में, अगर आपके पास कंडीशन नहीं दे तो आपको जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे निकालिएगा। और अगर कंडीशन नहीं दिया हो तो वो कंडीशन आपको क्या मानना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक एक करके हम लोग अलग अलग केस लेते हुए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर बोल रहा है हमारा फ्लो स्टडी है, फ्लो स्टडी स्टडी है आपका, फ्लो स्टडी है, यानी कि फ्लूड का जो बिहेवियर होगा, फ्लूड का बिहेवियर जो होगा पार्टिकुलर सेक्शन पर, किसी भी सेक्शन पर, ठीक है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा। ये हम जो है पिछले क्लास में बता चुके थे। टाइम के रिस्पेक्ट में जो हमारा फ्लूड का बिहेवियर चेंज नहीं करेगा। अब फ्लूड का बिहेवियर में क्या आता है हमारा, डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि डेंसिटी हमारा जब चेंज नहीं करेगा तो यानी डेंसिटी कांस्टेंट, तो चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन में, मतलब स्टडी का अगर केस रहेगा तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। जब आप इसको जीरो मानिएगा तो फाइनल आपके पास जो जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगा, अगर हमारा फ्लूड क्या हो, अगर हमारा फ्लो कैसा हो, स्टडी फ्लो हो, तो उस केस में जो आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन आएगा वो आएगा डो ऑफ रो यू डिवाइडेड बाय डो एक्स प्लस डो ऑफ रो भी डिवाइडेड बाय डो वाई प्लस डो ऑफ रो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डो जेड इज इक्वल टू क्या, जीरो, इज इक्वल टू जीरो। यही आपका क्या आ जाएगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगा, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। किस केस में, किस केस में जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा अगर हमारा फ्लो कैसा हो, स्टडी फ्लो। इतना तक आप लोग देखिए। चलिए आगे बढ़े। देखिए, देखिए एक चीज इसको हम बता देते हैं, जैसे कि इसके साथ जो है, इसके साथ जो x के साथ आया था, ये जो हमारा x है, x के साथ क्या आया था, माइनस ऑफ रो दो इंटू रो क्या, रो यू डिवाइडेड बाय क्या आया था हमारा, डेल एक्स गुना डी भी। तो ये माइनस डी भी,
सब में डीवी डीवी कॉमन था, और यहाँ पे क्या लिए थे, इसको क्या लिए थे, डो ऑफ रो इंटू टू क्या भी, रो को बाहर किए डीवी हो गया डिवाइडेड बाय डी टी डेल रो, ऐसे करके। तो यहाँ से डीवी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से इक्वेट कर दिए थे हम। क्लियर। चलिए हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, अगला केस देखते हैं। ठीक है, अगला केस हम लोग क्या देखेंगे, अगला केस देखना है आपको। ये आपका क्या था, इंपॉर्टेंट था, ये आपका क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये भी आप इरेज कर दीजिए, क्योंकि ये सेकेंड वाले केस के लिए 0 किए थे, और ये हमारा क्या था, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन था। ये भी हमारा क्या बना, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन बना, बट किस केस में, जब हमारा फ्लो स्टडी था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और सेकेंड केस लेते हैं। अब बोल रहा है कि हमारा फ्लो कैसा हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो। हमारा फ्लो इनकॉम्प्रेसिबल हो मीन्स हमारा डेंसिटी इसमें क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डेंसिटी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो रहता है तो डेंसिटी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जब डेंसिटी को आप कांस्टेंट लीजिएगा जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन में, तो आप देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन है इसमें डेंसिटी को कांस्टेंट लेना पड़ेगा। जब डेंसिटी को आप कांस्टेंट लीजिएगा सारे से डेंसिटी निकलेगा बाहर, और ये क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 0/डेंसिटी क्या बन जाएगा, 0 ही फिर बन जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, 0 होता है। इस तरीके से कहते हैं। तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा फिर, डेल ऑफ, जब डेंसिटी को बाहर किए तो क्या बनेगा, डेल ऑफ u डिवाइडेड बाय डेल ऑफ u डिवाइडेड बाय डेल x प्लस डेल ऑफ v डिवाइडेड बाय डेल y प्लस डेल ऑफ w डिवाइडेड बाय डेल z इज इक्वल टू 0। यही बनेगा केस नंबर 2 में। तो चलिए हम लोग इसी बात को क्या लिख देते हैं, केस नंबर 2 में इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग केस नंबर 2 की ओर चलते हैं और इस बात को लिखते हैं। देखिए केस नंबर 2 में क्या बनेगा आपका, डेल ऑफ u डिवाइडेड बाय डेल x प्लस डेल ऑफ v डिवाइडेड बाय डेल y प्लस डेल ऑफ w डिवाइडेड बाय डेल z इज इक्वल टू क्या आपका 0 बन गया, इक्वल टू 0 बन गया। ठीक, इक्वल टू 0 बन गया। ये आपका क्या था, जब फ्लूड हमारा किस में रहे, जब फ्लो हमारा फ्लो ऑफ फ्लूड फ्लो, यहाँ पे फ्लो नहीं लिख के आप इसको लिखिए फ्लूड लिखिए, फ्लूड इज इनकॉम्प्रेसिबल अगर हमारा हो, अगर हमारा फ्लूड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड हो। ठीक है, अब देखिए इफ नथिंग इज गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया हो, अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं मेंशन किया हो कि हमारा फ्लूड जो है स्टडी फ्लो, हमारा फ्लूड जो है स्टडी फ्लो है या हमारा फ्लूड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड है, अगर ये सब कंडीशन नहीं दिया हो तो आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन मानना पड़ेगा। और उस स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि हमारा जो फ्लूड है वो 2D होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। 2D होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए। ये पॉइंट जो हम लिखे हैं ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कंडीशन नहीं दिया हुआ हो तो हमको 2D स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड मानना चाहिए। ठीक है, कि हमारा फ्लो जो है 2D में हो रहा है, फ्लो जो है स्टडी हो रहा है, और फ्लूड जो है हमारा कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूड है। ठीक है, इतना बात आपको इसमें याद रखना। और इसी तीनों कंडीशन को लगाते हुए हमको जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन को एक्सप्रेस्ड करना, इन तीनों कंडीशन को लगा के इस टर्म में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आप क्या जान रहे जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन, यही तो है जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। बोलिए, यही है, यही है। अब देखिए 2D फ्लो हो रहा है, यानी कि आपका x डायरेक्शन में फ्लो करेगा
और वाई डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या तो वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, या तो जेड डायरेक्शन एंड एक्स डायरेक्शन में, किसी दो ही डायरेक्शन में। याद कीजिए पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 1D 2D एंड 3D फ्लो क्या होता है, ठीक है, उसको बताया था। 1D 2D एंड 3D, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा फ्लूइड केवल तो उसको 1D, दो डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसको 2D, तीनों डायरेक्शन में यानी स्पेस में फ्लूइड अगर फ्लो करेगा तो उसको हम लोग 3D फ्लो को बोलते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पहला देखिए 2D फ्लो बोल रहा है, दैट मीन्स इस एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन को हमको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि हम लोग जेड डायरेक्शन को क्या मान लिए, खत्म, जीरो, गायब, ठीक। अब हम लोग चलते हैं स्टडी फ्लो। स्टडी फ्लो क्या कहता है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा कांस्टेंट, ये भी हमारा क्या, जीरो, यानी आपका ये खत्म, बचा आपका यही टर्म। अब इसमें एक और वर्ड जोड़ा है कि हमारा फ्लूइड कैसा हो, इनकॉम्प्रेसिबल हो, यानी कि यहां से डेंसिटी और यहां से डेंसिटी कांस्टेंट, तो बाहर निकल के उधर जीरो साइड चला जाएगा। तो अब जो बचेगा हमारे पास 2u डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2y इज इक्वल टू जीरो। बताइए जब यही बचा तो यही तो हो गया आपका। बोलिए, ये तीन कंडीशन आया हमारा जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन में। किसमें आया, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमारा तीन वर्ड आया और तीनों चीज को हम लोग क्या किए, बारीकी से देख लिए। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है। इसके पहले इसको, इन सबको रफ वर्क को इरेज कर देते हैं, रफ वर्क को इरेज कर देते हैं। एक आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं दिया हो तो ये मान लेना है, ये भी हम बता दिए हैं। एक आगे बढ़ रहा है। चलिए अब एक्सेलरेशन के बारे में आते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा क्या है यहाँ पे। अब देखिए अगर हमारा बोल रहा है कि फ्लूइड जो है ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो टोटल एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा। फ्लूइड यदि हमारा एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो टोटल एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, तो टोटल एक्सेलरेशन होता है हमारा टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। क्या होता है, टेम्पोरल एक्सेलरेशन प्लस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। ये जो हम 80 लिखे हैं ये है हमारा टोटल एक्सेलरेशन। क्या है हमारा, टोटल एक्सेलरेशन। और ये जो हमारा 80 है उसको क्या बोले, टेम्पोरल एक्सेलरेशन बोले। क्या बोले, टेम्पोरल एक्सेलरेशन। और टेम्पोरल एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी होता है। क्या होता है, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी होता है। अब हम बात कर रहे हैं एसी के बारे में। अब यहाँ पे एसी क्या डिनोट कर रहा है, एसी, ए सी, सी फॉर कन्वेक्टिव, यहाँ पे टी फॉर टेम्पोरल था, ए फॉर एक्सेलरेशन, सी फॉर कन्वेक्टिव, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या है हमारा, एसी है हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। और ये जो हमारा कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन है इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल यू डिवाइडेड बाय, यानी कि यहाँ पे डेल यू हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट जो है किसके रिस्पेक्ट में है, स्पेस के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी। ये इतना इंपॉर्टेंट है ना कि कई सारे क्वेश्चन इस पे पूछे गए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या करना है आपको, बस सत्तू की तरह घोलिए और पी जाइए, ठीक है, सत्तू की तरह घोलना है और पी जाना है। अब देखिए इसमें भी हमारा केस आएगा। तो केस नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि अगर हमारा फ्लो जो है स्टडी फ्लो हो, अगर हमारा फ्लो स्टडी हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वाला जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमारा वेलोसिटी क्या चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
नहीं करता है, क्योंकि स्टडी फ्लो में कांस्टेंट रहता है, चेंजिंग। ठीक है, जब चेंजिंग कांस्टेंट रहेगा तो ये हम बताए थे कल कि जीरो हो जाएगा। तो जब जीरो हो गया दैट मीन्स इन केस ऑफ स्टडी फ्लो टेम्पोरल एक्सेलरेशन at इज इक्वल टू जीरो, देन total acceleration is equal to, then total acceleration, then total acceleration यानी क्या 80, 80 इज इक्वल टू हमारा क्या वाट, 80 इज इक्वल टू, जब टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर, इस कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर। 80 बराबर क्या u इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स, u इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स। बोलिए यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखिए इसमें आपको केस को भी याद रखना पड़ेगा। अभी हम क्या बताएं, अगर हमारा फ्लो स्टडी था टेम्पोरल एक्सेलरेशन क्या हो गया जीरो हो गया, और टोटल एक्सेलरेशन हमारा किसके बराबर हो गया कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। और वो हमारा इक्वेशन क्या बना at इज इक्वल टू यू इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स, यू इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, ठीक है, और देखते हैं 80 आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, ये है हमारा टोटल एक्सेलरेशन है। क्या है हमारा टोटल एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं और केस नंबर 2 देखते हैं। अगर हमारा फ्लो हमारा कैसा हो, अगर हमारा फ्लो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, फ्लूइड का जो प्रॉपर्टी होता है डेंसिटी, वेलोसिटी, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस मतलब क्या एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, इस तरीके से करके लेते हैं ना। इसीलिए स्पेस में हो गया तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड, किसी एक डायरेक्शन को लेके उसके रिस्पेक्ट में हमारा फ्लूइड का बिहेवियर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, तभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म। अब बताइए टेम्पोरल एक्सेलरेशन जो था आपका डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी था, ये टाइम के रिस्पेक्ट में था। और कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन u इंटू डेल यू डिवाइडेड बाय क्या था डेल एक्स था, ये था आपका स्पेस के रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स अगर हमारा यूनिफॉर्म का केस है तो आप यहाँ से क्या बोलिएगा कि यूनिफॉर्म के केस में हमारा ये वाला टर्म कांस्टेंट होता है यानी जीरो हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हमारा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हमारा क्या कांस्टेंट, दैट मीन्स जीरो। जब ये जीरो हो गया तो हमारा यहाँ से क्या बोल देंगे कि टोटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया टेम्पोरल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं देन टोटल एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंप्लाइज at इज इक्वल टू क्या स्मॉल at, यानी at इज इक्वल टू टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी। बोलिए डेल यू डिवाइडेड बाय डेल टी, यही हो गया आपका केस, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें आगे चलते हैं, अब केस नंबर 3 को देखते हैं। और केस नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा फ्लूइड का फ्लो स्टडी भी हो और यूनिफॉर्म भी हो तब हमारा टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। देखिए अभी हम जाने कि हमारा अगर केस नंबर 1 स्टडी फ्लो था टेम्पोरल एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था, यूनिफॉर्म फ्लो था तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो हो रहा था। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लो स्टडी भी हो यूनिफॉर्म भी हो तो हमारा क्या हो जाएगा टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ कौन सा एक्सेलरेशन कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। जब दोनों एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो आप यहां से क्या बोलिएगा टोटल एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो यहां से देखिए टेम्पोरल एक्सेलरेशन भी जीरो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन भी जीरो, तो यहां से क्या हो जाएगा देन ए टोटल इज इक्वल टू क्या जीरो, यानी टोटल एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और फ्लो को देखते हैं। अभी तक जो हम देख रहे थे वो फ्लो था हमारा वन डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था फ्लूइड, और उसके कारण हम लोग टोटल एक्सेलरेशन देख रहे थे, यानी कि कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन प्लस टेम्पोरल एक्सेलरेशन इस तरीके से करके, ठीक है।
अब बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लो 3D में हो, अगर हमारा फ्लो 3D में हो तो हमारा टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इस एक्स डायरेक्शन में, फिर इस वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर इस जेड डायरेक्शन में निकालेंगे। ठीक है, तीनों डायरेक्शन में अलग अलग एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपका यूज होगा। ठीक है, एग्जाम में फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक्स डायरेक्शन में निकालने बोला ना, तो आप क्या कीजिए ना, आप क्या कीजिए, डेल बाय डेल एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड प्लस डेल बाय डेल टी। ये कैसा इक्वेशन है, देखिए किस तरीके से लग रहा है देखने में, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ क्या कर रहे थे, रो यू ले रहे थे, यहाँ रो भी ले रहे थे, यहाँ रो डब्ल्यू ले रहे थे, यहाँ रो ले रहे थे, इक्वल टू 0 कर रहे थे ना। तो अब ये जो हमारा एक्सेलरेशन निकाल रहा है एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में बोलेगा ना, सब जगह आप क्या कीजिए, यहाँ यू बैठा दीजिए, सब जगह क्या कीजिए, यू बैठा दीजिए, और एक्स के आगे में यू, वाई के आगे में भी इस जगह, और डब्लू लगा दीजिए। देखिए यही इक्वेशन आपको प्राप्त हो गया होगा, यही इक्वेशन आपको मिल गया होगा। अब ए वाई को लिखना है, ए वाई को कुछ नहीं कीजिए, डेल अपॉन डेल एक्स, बस वही शुरू वाला सिस्टम, डेल वाई देखिए याद करने का तरीका, डेल जेड प्लस डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, अब देखिए वाई है यहाँ पे क्या है हमारा, वाई है, तो y के अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, यहाँ स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी वेलोसिटी, यानी कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हमारा स्मॉल बी। अब यहाँ क्या करना है, u इंटू भी इंटू डब्लू, बस क्लियर। देखिए इसी तरीके का इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया ना। तो इसीलिए इसी तरीके से सिमिलरली आप क्या कीजिएगा, ए जेड का भी निकाल लीजिएगा, सिमिलरली क्या कीजिएगा आप ए जेड का भी निकाल लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ए जेड का भी निकाल लीजिएगा। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम। तो इस तरीके से करके आप 3D फ्लो में आप ए एक्स ए वाई और ए जेड को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है। देखिए स्टेग्नेशन पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारा क्या हो रहा है, फ्लो फील्ड की ओर लग रहा है। ठीक है, फ्लो फील्ड में एक ऐसा पॉइंट, या कह सकते हैं फ्लो फील्ड में एक ऐसा पॉइंट जहां पर लोकल वेलोसिटी हमारा फ्लोइंग फ्लूइड का, किसका, फ्लोइंग फ्लूइड का लोकल वेलोसिटी, या बोल सकते हैं फ्लूइड का लोकल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0 होगा। फिर से सुनिए, फ्लो फील्ड में, जिस फील्ड में हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिस फील्ड में हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उस फील्ड में एक ऐसा पॉइंट, उस इसी फील्ड में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर लोकल वेलोसिटी जो है फ्लूइड का लोकल वेलोसिटी, यानी कि अगर ये पॉइंट है इसी फ्लो फील्ड में, इस पे लोकल जो वेलोसिटी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लोकल वेलोसिटी हमारा 0 होना चाहिए उस फ्लूइड का। ठीक है, लोकल वेलोसिटी 0, यानी हम क्या कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा 0 होना चाहिए, साथ ही साथ वाई डायरेक्शन में भी वेलोसिटी 0 होना चाहिए। यानी u इज इक्वल टू 0 लिए हैं, दैट मीन्स u हमारा क्या है, एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है। भी हम लोग बोल रहे थे ये किस डायरेक्शन का है, वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट है, इसीलिए हम लोग u बोल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना चाहिए, भी हम लोग बोल रहे हैं वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होना चाहिए। इतना पॉइंट आप लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पॉइंट जो स्टेग्नेशन पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, तो याद रखना है फ्लो फील्ड में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर लोकल वेलोसिटी हमारा क्या होगा, फ्लूइड का 0 होगा, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0। इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और हम लोग आगे की ओर मतलब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। एक थोड़ा गला हमारा सूख रहा है, इसको मार्क कर दीजिए,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अब हम बात करेंगे फ्लूइड डिफॉर्मेशन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? फ्लूइड डिफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड डिफॉर्मेशन जो है किन किन तरह का होता है। ठीक है, देखिए, हाँ चलिए बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लूइड डिफॉर्मेशन। फ्लूइड का डिफॉर्मेशन किस किस तरह से होता है, मतलब कितने टाइप का फ्लूइड डिफॉर्मेशन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए चार तरीके से फ्लूइड, चार तरह का फ्लूइड डिफॉर्मेशन। पहला तो बोल रहा है कि अगर हमारा प्योर ट्रांसलेशन का केस है उसमें फ्लूइड का डिफॉर्मेशन कैसा होगा। ठीक है, दूसरा केस बोल रहा है कि हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है विथ लीनियर डिफॉर्मेशन। ट्रांसलेशन हो रहा है, पहला बोला कि प्योर ट्रांसलेशन हो रहा है, दूसरा बोलता है कि हमारा ट्रांसलेशन हो रहा है विथ लीनियर डिफॉर्मेशन, तीसरा बोल रहा है एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, चौथा बोल रहा है रोटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला प्योर ट्रांसलेशन, दूसरा बोल रहा है ट्रांसलेशन विथ लीनियर डिफॉर्मेशन, तीसरा बोल रहा है हमारा क्या, एंगुलर डिफॉर्मेशन, चौथा बोल रहा है हमारा रोटेशन। ठीक है, अब इन सभी के कारण जो है, मतलब ये चारों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट जो है इसके बारे में बताएंगे क्या इससे कैसे होता है। प्योर ट्रांसलेशन का अगर केस आता है, देखिए प्योर ट्रांसलेशन क्या कर रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। एक फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किए इस तरीके से, ए बी सी और डी, ये हम क्या किए, ए बी सी डी एक हमारा क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है। ये हमारा क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है। ठीक है, ये ए बी सी डी अभी आपको देखना है, ये ए बी सी डी आपका क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है। जब ए बी सी डी हम फ्लूइड एलिमेंट लिए तो हम इसमें क्या किए, इस फ्लूइड का ए से बी तक हम लोग डिस्टेंस मान लिए कि डी एक्स है। क्लियर, और हम लोग मान लिए ए से डी तक का जो फ्लूइड का एलिमेंट का डिस्टेंस है वो हमारा डी वाई है, यानी कि लेंथ इसका डी वाई है इस फ्लूइड एलिमेंट का। और एक अंदर डेप्थ भी होगा, एक अंदर क्या होगा हमारा, डेप्थ होगा। अभी हम स्पेस में इस फ्लूइड एलिमेंट को कंसीडर किए हैं, तो अंदर में जो डेप्थ होगा उसका जो डिस्टेंस होगा, बाहर से देखने में एक फ्लूइड एलिमेंट लग रहा है ABCD है, इसीलिए हम बता रहे हैं उसमें DZ होगा। बोलिए, या इसको मान लीजिए प्योर ट्रांसलेशन में 2D में अभी मान के कंसीडर कर लीजिए, 2D में ही मान के चलिए अभी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मतलब ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, ये हमारा फ्लूइड था, हम बहुत बार ट्रांसलेशन का मतलब बताया, ये ऐसे जा रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है फ्लूइड। तो प्योर ट्रांसलेशन में क्या हो रहा है, फ्लूइड को अगर हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, आफ्टर ट्रांसलेशन फ्लूइड को जब हम लोग ट्रांसलेशन देते हैं तो उसमें क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑन बॉडी हैव सेम वेलोसिटी। यानी कि अगर इस फ्लूइड एलिमेंट को उठा के कहीं भी लेके जाएंगे ना, तो ये फ्लूइड एलिमेंट ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी कहीं भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि इसका साइज एंड शेप दोनों चेंज नहीं करेगा, ना ही साइज चेंज करेगा ना ही शेप चेंज करेगा। शेप आपका अगर रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर रहेगा, ठीक है, अगर आपका शेप स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। साइज तो आप बता सकते हैं, dx गुना dx है इधर का लेंथ और इधर का हाइट dy है, तो ऐसा ही रहेगा जब ट्रांसलेशन करेंगे। यानी कि हर पॉइंट पर इसका वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। अब वेलोसिटी सेम होगा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो ये x डायरेक्शन में, हमारा ये x डायरेक्शन में u कंपोनेंट वाला वेलोसिटी है और इसके y डायरेक्शन में v, y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है v वेलोसिटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले यहाँ से कि आफ्टर ट्रांसलेशन जो है फ्लूइड, इस फ्लूइड एलिमेंट के प्रत्येक पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, हमारा क्या होगा, सेम वेलोसिटी होगा अगर हम लोग ट्रांसलेशन भी देंगे। तो इसमें कुछ एजम्पशन है उसको भी ध्यान रखना है कि फ्लूइड हमारा कैसा होगा, स्टडी होगा, और फ्लूइड हमारा फ्लो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। एक तो स्टडी फ्लो होगा, अगर आप यहाँ से यहाँ ले जाइएगा तो कुछ तो टाइम लगेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज नहीं किया, यानी कि फ्लूइड हमारा कैसा हो गया, स्टडी हो गया। और जगह भी चेंज किए, स्पेस भी चेंज किए,
तो हमारा फ्लूइड का प्रॉपर्टी वेलोसिटी क्या चेंज किया? नहीं किया। इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या बोल दिया जंक्शन में, फ्लो हमारा कैसा हो गया? यूनिफॉर्म हो गया। अब देखिए, अब जब इतना कंडीशन आया, फ्लो स्टडी बोल दिए, यूनिफॉर्म बोल दिए, तो डेल यू मतलब एक्स डायरेक्शन में स्पेस के रिस्पेक्ट में जीरो। ये बात तो आपको इस एजम्पशन से भी समझ में आ गया होगा। डेल यू डिवाइडेड बाय डेल वाई के डायरेक्शन में भी जीरो, डेल बी डिवाइडेड बाय डेल एक्स के भी डायरेक्शन में जीरो, डेल बी डिवाइडेड बाय डेल वाई के डायरेक्शन में भी हमारा क्या? जीरो। ये था आपका प्योर ट्रांसलेशन का केस। अब जो अगला केस आएगा हमारा ट्रांसलेशन विथ क्या? लीनियर डिफॉर्मेशन। यानी कि ट्रांसलेशन अगर हम लोग देंगे बॉडी में तो लीनियर डिफॉर्मेशन होगा, एक्स डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा, वाई डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा और जेड डायरेक्शन में डिफॉर्मेशन होगा। आप बताइए, जब डिफॉर्मेशन होगा क्या साइज सेम रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन क्या शेप सेम रहेगा? अगर लिनियरली डिफॉर्म कर रहा है तो शेप आपका सेम रहेगा, लेकिन साइज आपका सेम नहीं रहेगा। तो अगला पॉइंट जो है आपका क्या है? ट्रांसलेशन विथ लिनियर डिफॉर्मेशन। इसमें देखिए साइज क्या कर रहा है आपका? चेंज कर रहा है, बट शेप आपका क्या चेंज नहीं करेगा। अगर मान लीजिए अभी आप स्क्वायर लिए हैं, स्क्वायर लिए हैं इसको, और ये सब चीज आप बताना नहीं पड़ेगा। इसमें dx होता है, इसका a से लेके b तक के डिस्टेंस को dx और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को dy और डेप्थ में हम लोग क्या? dz। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब इसी को क्या किए हम लोग? ट्रांसलेट किए। क्या किए? ट्रांसलेट किए। इसमें इसको मेंशन कर दीजिए, ये हमारा क्या है? फ्लूइड एलिमेंट है। क्लियर? क्या है? हमारा फ्लूइड एलिमेंट है। चलिए अब देखिए, इसमें इसके केस में ये भी देख लिए, इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी u, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी v, एक्स डायरेक्शन में u, वाई डायरेक्शन में v और अंदर डेप्थ में z डायरेक्शन में w। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है यहाँ से? अब आपको क्या करना है? इस फ्लूइड एलिमेंट को इधर लेके गए, इस फ्लूइड एलिमेंट को हम लोग क्या किए? ट्रांसलेट किए। ट्रांसलेट किए तो इसमें क्या हुआ? लीनियर डिफॉर्मेशन आया। यानी कि एक्स में पहले फ्लूइड एलिमेंट ये था हमारा, पहले फ्लूइड एलिमेंट ये था, जब इसमें डिफॉर्मेशन हुआ तो ये इतना बढ़ गया और इस डायरेक्शन में भी लीनियरली इतना बढ़ गया और जेड डायरेक्शन में भी लीनियरली उतना ही बढ़ गया। यानी तीनों डायरेक्शन में क्या हुआ? हमारा फ्लूइड का जो डिफॉर्मेशन, मतलब इस फ्लूइड एलिमेंट में जो डिफॉर्मेशन आ रहा है वो हमारा तीनों डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में आ रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? यहां तक का डिस्टेंस हम लोग जानते थे कि dx हो रहा था, तो dx बराबर आपका क्या आया? हम लोग क्या जानते हैं? dx हमारा क्या है? डिस्टेंस है। dx हमारा क्या है? डिस्टेंस ही तो है। डिस्टेंस बराबर क्या जानते हैं? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर v गुना t, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे dx बराबर क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना? u और टाइम कितना लगेगा? इस dx डिस्टेंस को ट्रेवल करने में dt टाइम। तो यहाँ पे क्या लिख दिए हम लोग? dx बराबर u इंटू डी टी। बोलिए यहाँ तक में कुछ प्रॉब्लम है तो? इस dx को हम लोग क्या लिख दिए? इसी dx को हम लोग लिख दिए u इंटू डी टी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपका ये जो हमारा डिफॉर्मेशन हो रहा है इतना से इतना, यानी कि इतना से इतना डिफॉर्मेशन, इतना से इतना डिफॉर्मेशन। अब देखिए, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो था आपका, ये था आपका dx, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं dx डैश। तो अब इसका डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, इसका कितना? u इंटू डी टी, और dx का क्या हो जाएगा? u प्लस u वेलोसिटी तो इधर हो ही गया, प्लस डेल यू डिवाइडेड बाय किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, गुना dx। ये आपका क्या निकला? वेलोसिटी निकला। अब इसमें आप क्या कीजिएगा? dt से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका निकल गया क्या? यही आ गया बन के, यही आ गया आपका क्या? देखिए ना क्या किए इसमें। अब देखिए, यू वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक यू वेलोसिटी मान ली है, अभी इसमें एंट्री कर रहे स्मॉल पार्ट में, तो स्मॉल पार्ट में u प्लस प्लस कितना? डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स गुना डेल एक्स। तो ये आपका क्या निकला? वेलोसिटी। अब इसी में आप क्या कीजिएगा? टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तभी तो ये डिस्टेंस निकलेगा ना। तो dt से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यही आ गया आपका। अब देखिए, अब क्या किया? लीनियर स्ट्रेन। अब इसमें क्या किया? कितना स्ट्रेन आया आपका? एक्स डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आया है?
वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आया और जेड डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आया, उसी को कैलकुलेट करना है हमारा किस में, इस वाले में। प्योर ट्रांसलेशन में क्या कोई डिफॉर्मेशन आ रहा था क्या, नहीं आ रहा था, लेकिन हम लोग वहां डिफॉर्मेशन में प्योर ट्रांसलेशन का भी केस लिए थे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमारा अगर प्योर ट्रांसलेशन का केस रहता है तो हमारा बॉडी में जो है कोई भी डिफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। एजम्पशंस भी आए थे उसमें कि हमारा फ्लो जो है स्टडी एंड फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इतना चीज आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए इसी फिगर से देखना आपको लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन देखना है, पहले लीनियर स्ट्रेन देखना है एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये जो लीनियर स्ट्रेन है ये रेड वाला, इसी को कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस लीनियरली डिफॉर्म किया आगे की ओर एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिए लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन अगर आपको बोल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, ये टोटल लेंथ, आप लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। बोलिए हाँ या ना। देखिए ओरिजिनल लेंथ आपका dx था और ये लेंथ आपका क्या, चेंज इन लेंथ क्या मतलब टोटल लेंथ कितना हो गया, अब डिफॉर्म होने के बाद टोटल लेंथ dx डैश, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, यही इतना सा चेंज इन लेंथ हुआ, यही इतना सा चेंज इन लेंथ हुआ ना। लेंथ में कितना चेंजिंग आया, तो यही जितना डिफॉर्म किया है उतना ही चेंजिंग आया है, जितना आगे की ओर बढ़ा है उतना ही चेंजिंग आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, dx डैश माइनस dx, तो चेंज इन लेंथ आ गया dx डैश माइनस dx। अब उसमें हम लोग डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ से, और ओरिजिनल लेंथ आपका dx है, तो dx से डिवाइड किए। बोलिए यहां तक में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है बोलिए यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, dx डैश माइनस। अब देखिए इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। अब आइए dx डैश, आप बोलिए u प्लस डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स गुना dx टू dt माइनस क्या u इंटू डी टी डिवाइडेड बाय क्या dx। बोलिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए dt से मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू डी टी पॉजिटिव में और इधर u इंटू डी टी निगेटिव में, ये और ये कैंसिल आउट। अब देखिए यहाँ बचा क्या, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स गुना dx डिवाइडेड बाय dx गुना dt। बोलिए हाँ या ना। और ये किसके बराबर, ई एक्स एक्स के बराबर, क्योंकि लीनियर स्ट्रेन ले रहे हैं इन एक्स एक्स डायरेक्शन में। तो अब यहाँ से देखिए क्या क्या कर सकता है, डी एक्स कैंसिल आउट। अब बताइए आपका क्या बचेगा, बचेगा ई एक्स बराबर क्या डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स गुना क्या, गुना क्या डी टी गुना डी टी। बोलिए अब ये क्या है, हमारा स्ट्रेन है, अगर ये डी टी इधर चल जाएगा, अगर ये डी टी जो है हमारा, ये डी टी इधर चल जाएगा, तो हमारा डी टी जो है इधर आने के बाद हमारा क्या यही नहीं बनेगा। बोलिए वो क्या आ गया, ई एक्स एक्स बराबर डेल यू डिवाइडेड बाय क्या, ये अभी कुछ नहीं है, ये ऊपर में इसको मिटा दीजिए, ये हो गया डी टी डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब इसी को हम लोग लिखते, देखिए पहले ये स्ट्रेन था, ठीक है, अब ये क्या बना dt से जो ही किए, तो इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेन रेट कहेंगे, तो क्या कहेंगे स्ट्रेन रेट कहेंगे। और यही स्ट्रेन रेट जो है हमारे एक्स डायरेक्शन में क्या आ गया, डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स के बराबर आ गया, क्या आ गया डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स के बराबर। अब बताइए यहां तक आप लोगों को हम प्रूफ करके दिखा दिए कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। अब देखिए अब यहां से आप लोगों को जब ये चीज प्राप्त हो गया कि रेट ऑफ स्ट्रेन रेट, इसको सीधा लिख दीजिए आप, ये क्या है स्ट्रेन रेट है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन रेट है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, ये भी क्या आया सिमिलरली आया, सिमिलरली देखें ये आ रहा है ना, दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है, सिमिलरली ये भी आ गया,
जैसे हम लोग एक्स को कैलकुलेट किए थे एक्स डायरेक्शन में लेके, और उसी तरीके से वाई डायरेक्शन में हम लोग डिफॉर्मेशन को जैसे एक्स से कैलकुलेट किए थे वैसे वाई में कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, जेड में भी करेंगे। यही सब तो इंपॉर्टेंट है, यही सब एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आप देखिए टोटल लीनियर स्ट्रेन कितना होगा। स्ट्रेन जो हम लोग लीनियर स्ट्रेन जो है, लीनियर स्ट्रेन हम लोग निकाले हैं किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में निकाले हैं। कितना आया, डेल अपॉन डेल एक्स यू। वाई डायरेक्शन में कितना आया था, डेल ऑफ भी अपॉन डेल वाई। एंड जेड डायरेक्शन में कितना आया था, ये आया था डेल ऑफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड आया था। जब ये तीनों आया था, जब टोटल हमारा बोल रहा है कि टोटल एक्सेलरेशन बताओ भाई हमें कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया वो प्लस वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया उसको प्लस क्या, जेड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आया। जब तीनों के एक्सेलरेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा क्या, स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन। तो ये आया हमारा डेल यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स प्लस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल जेड। इतना आया, कितना, टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन हमारा क्या हो गया, ऑब्टेंड हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अलग अलग केस को ऑब्जर्व करेंगे और अलग अलग केस देखेंगे। इसमें क्या करेंगे, अलग अलग केस देखेंगे। चलिए अब इसमें अलग अलग केस देखते हैं हम लोग। देखिए पहला बोल रहा है कि अगर हमारा स्टडी फ्लो हो और इनकॉम्प्रेसिबल हो, स्टडी फ्लो हो और इनकॉम्प्रेसिबल हो, तो हमारा बताइए, बताइए स्टडी फ्लो हो और इनकॉम्प्रेसिबल हो तो हमारा जो है टोटल लीनियर स्ट्रेन क्या होगा। तो हम बोलेंगे ई एक्स एक्स मतलब रेट ऑफ स्ट्रेन रेट इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन रेट इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन रेट इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो ले रहे हैं, बिकॉज याद कीजिए कंटिन्यूटी इक्वेशन को, जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन को जब हम लोग इनकॉम्प्रेसिबल ले रहे थे फ्लूइड, तो ये डो मतलब डो यू डिवाइडेड बाय डो एक्स प्लस डो वी डिवाइडेड बाय डो वाई प्लस डो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डो जेड इज इक्वल टू जीरो हो रहा था। अभी हम दिखाते हैं आपको, देखिए देखिए इनकॉम्प्रेसिबल, देखिए ये हमारा जीरो हो गया ना इनकॉम्प्रेसिबल के लिए। जब ये हमारा जीरो हुआ तो आप यहां से क्या बोलिएगा कि हमारा ये भी हमारा क्या हो गया, जीरो। ये जीरो लिख रहे हैं क्यों, बिकॉज कारण है क्योंकि ये जो है इनकॉम्प्रेसिबल के केस में क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से जीरो होता है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर हमारा स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड रहेगा तो हमारा जीरो लेंगे। स्टडी क्यों बोले, क्योंकि कंटिन्यूटी क्वेश्चन में डेल रो डिवाइडेड बाय डेल टी को क्या कर रहा था, जीरो कर रहा था, और इनकॉम्प्रेसिबल में डेंसिटी कांस्टेंट निकाल के बाहर कर रहे थे, तो यही हमारा प्राप्त हो रहा था, यही ऑब्टेंड हो रहा था, इसीलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे याद रखना है टोटल एक्सेलरेशन हमारा ऐसा होता है, जब कंडीशन आएगा तो ऐसा टोटल एक्सेलरेशन ये है, और मतलब टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल लीनियर स्ट्रेन ये है, और उसमें स्टडी एंड इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो लेंगे तो ऐसा ऐसा केस आएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, देख लीजिए एक बार, जितना भी पॉइंट हुआ हम क्या किए, यहाँ रिलेट किए। बस आप वीडियो को देखते जाइए और मेमोराइज करते जाइए, आपको याद होते जाएगा। ये रिवीजन जस्ट लाइक समझिए जो पढ़ लिए ना एक बार उसका बहुत ही गर्दा रिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, अगर जो भी हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, और न्यू बच्चे के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें हम अच्छे से बता रहे हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं लग रहा होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट को टफ नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, चलते हैं हम लोग आगे की ओर और अगला पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट एंगुलर डिफॉर्मेशन। एंगुलर डिफॉर्मेशन देख लीजिए। अब इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो हम फ्लूइड एलिमेंट लिए हैं ना, ये हमारा क्या है, फ्लूइड एलिमेंट है। ये जो हम फ्लूइड एलिमेंट लिए हैं ए बी सी और डी, इसमें क्या किए हम लोग, इस डायरेक्शन से रोटेट किए, एंगुलर मतलब ऐसे प्रेस कर रहे हैं, एक तो इधर क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, इसको क्लॉकवाइज घुमाए, तो फ्लूइड एलिमेंट ऐसा जाएगा, तो इधर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, इधर भी डिफॉर्मेशन हो रहा है,
तो अब जो हमारा डिफॉर्मेशन यहाँ होगा, एवरेज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, एवरेज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना होगा? तो बोल रहा है ई एक्स वाई, मतलब डिफॉर्मेशन को स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन एक्स वाई इज इक्वल टू हमारा होगा हाफ टाइम्स ऑफ क्या, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, स्ट्रेन एक्स वाई बोला है और रेट ऑफ स्ट्रेन है एक्स वाई का, तो हाफ, क्योंकि ये दे दिए इसका मतलब ही होता है एक्स वाई डिवाइडेड बाय टाइम, या डी टी बोलिए या टाइम बोल दीजिए डायरेक्ट, तो यही हो गया आपका ये, इसीलिए लिखे हैं स्ट्रेन इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू, आप देखिए यहाँ एक्स है तो पहले 2x लिख लीजिए, प्लस यहाँ y है तो बाद पहले क्या लिखिए 2y लिख लीजिए। अब इस y का कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ और इस x का वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ, यानी कि इसका वेलोसिटी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसका वेलोसिटी कंपोनेंट यहाँ, तो देखिए y का वेलोसिटी कंपोनेंट v और x का वेलोसिटी कंपोनेंट u। बताइए यही फॉर्मूला बन गया क्या? यही फॉर्मूला आपका बन गया क्या? बोलिए हाँ या ना, बन गया होगा यही फॉर्मूला। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं और इस फॉर्मूला को देखते हैं, ई वाई जेड, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ देखिए, वाई जेड है, हाफ लगाइए, दो ऑफ दो वाई प्लस जेड है, उसके बाद दो ऑफ दो जेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है, इस जेड का कंपोनेंट डब्लू यहाँ भराएगा और साथ ही साथ अब इस y का कंपोनेंट कहाँ भी यहाँ भराएगा। बोलिए 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 बोलिए, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये भी फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट बताएं इसका कैसे कैलकुलेट होता है, मतलब कि रिजल्ट इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसी रिजल्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी रिजल्ट पे ये फॉर्मूला ही यूज होता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए, अब अगला ये जेड वाला चीज देख लीजिए, जेड वाला फॉर्मूला। तो जेड वाला फॉर्मूला क्या कहता है आपका, जेड वाला फॉर्मूला कहता है कि आपको ई जेड एक्स निकालना है, ठीक है, रेट उसका निकालना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, करते हैं कैलकुलेट। ई जेड एक्स का रेट है तो आपको क्या करना, हाफ टाइम्स ऑफ, पहले जेड है तो 2/2 जेड लिख लीजिए, बीच में प्लस, फिर एक्स है 2/2 एक्स लिख लीजिए। अब देखिए इस एक्स का कंपोनेंट यहाँ जाएगा, इस जेड का कंपोनेंट यहाँ जाएगा, तो एक्स का कंपोनेंट यू, जेड का कंपोनेंट डब्लू। देखिए यही आ गया होगा फॉर्मूला, 1/2 ये बराबर है 1/2 दो यू डिवाइडेड बाय दो जेड प्लस दो डब्लू डिवाइडेड बाय दो एक्स। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये था आपका क्या, एंगुलर डिफॉर्मेशन। कैसे एंगुलर डिफॉर्मेशन हो रहा था, इसको प्रेस कर रहे थे तो ये आगे की ओर बढ़े रहा, देखिए नोक जो है इसका ये जो नुकीला पॉइंट है ये क्या हो गया, ऐसे बढ़ गया, और इधर भी डिफॉर्मेशन हुआ, इधर भी डिफॉर्मेशन हुआ। इस तरीके से करके हम लोग ई एक्स वाई का डिफॉर्मेशन निकाले, रेट ऑफ स्ट्रेन इन एक्स वाई, एवरेज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल सकते हैं। एंगुलर, यहाँ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल रहा था, एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलिएगा, तो एवरेज रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इस तरीके से इक्वेट कर लिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बोल देते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन सा पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पहला तो ये हो गया हमारा विद एलिमेंट, एक ए इस तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला हमारा क्या है इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं रोटेशन। अब रोटेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, फ्लूइड एलिमेंट लिए इस तरीके से और इस पे क्या किए, रोटेशन का मतलब क्या है, एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, एक सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करेगा। देखिए ये रोटेशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, ऐसे रोटेशन हो रहा है इस तरीके से। तो पहले क्या था हमारा, पहले हमारा फ्लूइड एलिमेंट जो है हमारा ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला हमारा फ्लूइड एलिमेंट है, ठीक है।
अब इसको क्या किए, इस डायरेक्शन में रोटेट किए तो ये एलिमेंट कैसे कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब इसमें जो डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है, उसको देखना है। तो डब्लू जेड का क्या मतलब है, पहले इसको समझिए। एवरेज रेट, डॉट दिए तो रेट आएगा वर्ड, एवरेज रेट ऑफ रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन, एवरेज रेट ऑफ रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि रोटेशन हमारा जेड डायरेक्शन में हो रहा है। ये बोर्ड देखिए, ये बोर्ड देखिए, ये हाथ देखिए मेरा, ये हाथ, एक हमारा ये लाइन हो गया, ठीक, और एक लाइन हमारा ये हो गया, एक लाइन हमारा ये हो गया, ठीक। तो ये अगर एक्स डायरेक्शन है, ये अगर वाई डायरेक्शन है, तो ये पूरा प्लेन हमारा एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, हाँ या ना। एक्स गुना वाई बाहर की ओर आ रहा है, देखिए जेड डायरेक्शन में, एक्स इंटू वाई हमारा ये क्या दे रहा है, जेड डायरेक्शन। इसीलिए डब्ल्यू जेड को बोले एवरेज रेट ऑफ रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो वो क्या देगा, डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन देगा ना। इसीलिए डब्ल्यू जेड को लिखे हैं एवरेज रेट ऑफ रोटेशन इन एक्स वाई प्लेन। क्लियर, यहां तक में कोई प्रॉब्लम, डायरेक्ट फॉर्मूला को समझा रहे हैं हम कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या है, इस फिगर को याद रखिए, यहाँ पे मान लीजिए x, यहाँ पे z, यहाँ पे y, और ये कैसे चल रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखिए z बोला है, तो इसको कैसे फॉर्मूला याद रखिएगा, हाफ ऑफ, हाफ लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद z बोला है ना, z के बाद एंटी क्लॉकवाइज चलिए, उसके बाद x आएगा, उसके बाद y आएगा। तो डो एक्स माइनस, यहाँ पे माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, डो वाई, ठीक। अब y का कंपोनेंट यहाँ भी, x का कंपोनेंट यहाँ u। क्लियर, इसमें आइए, x पहले आया तो x के बाद y आएगा, उसके बाद z। तो हाफ डो ऑफ x था तो y माइनस डो ऑफ z, ठीक। z का कंपोनेंट यहाँ, y का कंपोनेंट यहाँ। बोलिए कोई दिक्कत, ये y वाला हो गया। अब z वाला आते हैं, हाफ। अब देखिए ये y है, तो y के बाद क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में z आएगा। देखिए y के बाद क्या आता है, z आता है, उसके बाद x आता है। तो यहाँ से डो ऑफ, डो के बाद y के बाद z माइनस डो ऑफ क्या, डो ऑफ यहाँ से ये इरेज कर दीजिए, माइनस डो ऑफ z के बाद x आया। अब x का कंपोनेंट यहाँ u, z का कंपोनेंट यहाँ w। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस y डायरेक्शन में आप क्या निकाल सकते हैं, रोटेशन निकाल सकते हैं। इस y डायरेक्शन में आप रोटेशन निकाल सकते हैं। बोलिए कोई प्रॉब्लम है तो। अब आप क्या कीजिएगा, जब आपका x डायरेक्शन में मतलब एक्स वाई प्लेन में रोटेशन निकल गया, दैट मीन्स डब्ल्यू जेड, और आपका y दिया हुआ है तो इसका मतलब x दिया हुआ है तो इसका मतलब वाई जेड प्लेन में रोटेशन निकल गया, और यहाँ y दिया हुआ है तो इसका मतलब एक्स जेड प्लेन में रोटेशन निकल गया। अब हमें क्या करना है, टोटल रोटेशन बताना है कि टोटल रोटेशन हमारा क्या होगा, टोटल रोटेशन हमारा क्या होगा, इसको बताना है। तो टोटल रोटेशन बताने के लिए बस वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगाइए, टोटल रोटेशन वेक्टर इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स, मतलब डब्ल्यू एक्स वाला इंटू आई कैप प्लस डब्ल्यू वाई इंटू जे कैप प्लस डब्ल्यू जेड इंटू के कैप। अब यही था आपका क्या, रोटेशन का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला आप जान गए रोटेशन वाला। अब इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये हम क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको बताएंगे, देखिए कैसे यूज हो रहा है ये सब फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्लास होने वाला है वो होगा हमारा वॉटिसिटी, जीटा, जिससे जीटा से डिनोट करते हैं, और उसके बाद और सारा उसमें क्या क्या कंडीशन होता है, लाप्लास इक्वेशन आएगा इसी में, ठीक है। उन सब चीज को देखते हुए हम लोग आगे इस टॉपिक को खत्म करने का कोशिश करेंगे कल, ठीक है। कल आई होप कि ये टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। 3 लेक्चर होगा, क्योंकि हम पीपीटी इसीलिए पहले बना देते हैं ताकि आप लोगों को एक दिन में यानी कि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को हम कवर कर सके, ठीक है।
इसीलिए मैंने पीपीटी पहले से ही बना के आप लोगों के पास लेके आता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब ये था आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कल हम इसके आगे मिलेंगे। ठीक है, कल हम इसके आगे मिलेंगे और नए नए टॉपिक को इसमें लाएंगे और इसमें बताएंगे, उन सभी टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में पॉजिटिव फीडबैक दें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आए। ठीक है, चलिए, तो यहीं से हम अपने आज के क्लास को क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। किसके साथ? थैंक यू के साथ, धन्यवाद के साथ, बाय पीके सर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।